गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 5 जून। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग कि ग्रीन जो है ना, मजा तो आ रहा है, उतना नहीं आ रहा है। रेड ले ले, चलिए रेड ले लेते। तो आज है 5 जून और आज है पर्यावरण दिवस, है ना। विश्व पर्यावरण दिवस है। और इस बार का थीम पता है ना, प्लास्टिक पॉल्यूशन इंड, है ना। इस बार का थीम है। और आपको पता है, चाहे आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप मेंस का एग्जाम दे रहे हो, एनवायरनमेंट को लेकर क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। ठीक है, तो आज का एडिटोरियल में आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक पॉल्यूशन और उसका इम्पैक्ट महिलाओं पर। आने वाले एग्जाम में टॉपिक बनेगा कि आगे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, नहीं तो इससे आप लोग बोर हो जाइएगा। और ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, एक छोटा सा मेंटरशिप प्रोग्राम है हमारा ये वाला। यहाँ पर आपको मिलेगा पीडीएफ। और किन वर्गों को फायदा हुआ है मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। और जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट मूव करें हमारा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल जो आप पीडीएफ देख रहे हैं ना ये वाला, तो यहाँ पर शेयर किया जाता है। अगर आपको हमारा कार्यक्रम या हमारा एफर्ट अच्छा लगता है, अपना फीडबैक देना ना भूलें। बहुत लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं, ठीक है, वीडियो तो देख रहे हैं पूरा, लेकिन फीडबैक नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे रहे हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आप लोग फीडबैक नहीं देंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो गलत है या सही है, ठीक है। हर चीज का ऑडिट होता है और ऑडिट आप लोग ही करोगे हमारा। वही फीडबैक के माध्यम से हमारा क्या होता है, ऑडिट होता है, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है ना अपना प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपको आना तय है। अभी देश में जनगणना चलेगा, ठीक है, और 2027 से स्टार्ट होगा। और 100 साल के बाद ऐसा पहली बार देखा गया है कि जातियों का भी यहाँ पे गणना किया जाएगा। आप कौन कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, आपकी क्या जाति है यहाँ पे दर्ज किया जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा इसलिए किया जा रहा है, अगर हमारे पास जाति आधारित डाटा अगर हमारे पास होगा, तो हमें पता चल पाएगा कि कौन लोग पिछड़े हैं, कौन लोग आगे हैं। और हमें उनके अनुसार, मान लीजिए कोई जाति पीछे चल रही है, तो उस जाति को फोकस करेंगे हम उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए जो भी नीतियाँ होगा, उसमें हम उस डाटा का यूज़ करेंगे, ओके? इसलिए इम्पोर्टेंस हो जाता है। लेकिन इसका दुरुपयोग भी है। बहुत सारे जाति का अगर डाटा मिल गया, तो यहाँ पे राजनीतिक दुरुपयोग देखने को मिलेगा, वोट बैंकिंग की राजनीति देखने को मिलेगा, कि असमानता बढ़ सकता है। तो इस तरह का डर भी है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है ना, इसलिए हम लोग इसको अपना रहे हैं। कोई भी चीज़ को अपनाना है ना, नेगेटिव हर चीज़ आपको मिलेगा। लेकिन अगर देखिए पॉजिटिव अगर बहुत ज़्यादा है, मान लीजिए यहाँ पे हमको 10 पॉइंट जो है ना पॉजिटिव मिल रहा है और 5 पॉइंट क्या मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। तो हम 10 पॉइंट को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देंगे, ठीक है? क्योंकि हमें सकारात्मक यहाँ से मिलेगा। ये हो गया। आपको बता दें ये जो जनगणना हो रहा है ना, किस मंत्रालय के तहत आएगा? तो गृह मंत्रालय के तहत आएगा, आप इसको याद रखिएगा। वहाँ पर विदेश मंत्रालय लिख देगा, ठीक है? या कुछ सांस्कृतिक मंत्रालय या सांख्यिकी मंत्रालय लिख देगा, तो आपको बता दें, जो भी कार्य हो रहा है, सब गृह मंत्रालय की देख-रेख में होगा। और आपको बता दें हिस्ट्री जब आपने पढ़ा होगा, इतिहास, तो वहाँ पे मॉडर्न में पढ़ा होगा कि फर्स्ट टाइम किसके कार्यकाल में जनगणना को स्टार्ट किया गया था? तो लॉर्ड मेयो। ये क्वेश्चन पूछ लेता है, बहुत बार पूछता है लॉर्ड मेयो, ठीक है? याद रखेंगे। और आप लोग बताइएगा कि रेगुलर जनगणना किसके कार्यकाल में हुआ था? तो दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे फैक्ट को यहाँ पे आपसे शेयर किया। क्या बात करें यहाँ पे? हाँ, बाकी आप देख रहे हो ना जनगणना अधिनियम 1948, इसका यूज़ किया जाएगा। 2 चीज़ याद रखिएगा, एक गृह मंत्रालय और कौन-सा एक्ट? जनगणना अधिनियम 1948, ठीक है? चलिए, आने वाले एग्ज़ाम में जनगणना से देखने को मिलेगा। यहाँ पे है एडिटोरियल जो पेज होता है ना, उसका महत्वपूर्ण टॉपिक है। इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, अभी आपने जो है ना मेंस का एग्ज़ाम देखा होगा, बिहार का 20 वाला। उसमें न्यायपालिका को लेकर क्वेश्चन पूछ दिया। न्यायपालिका मतलब जुडिशियरी। कॉलेजियम सिस्टम से आप क्या समझते हैं? और ये अभी विवादों में क्यों घिरा हुआ है? चर्चा करें, विश्लेषण करें। ये सब जो क्वेश्चन है ना, लोग
पहले से पढ़ के नहीं गए होंगे। जिनको कोचिंग पे ज़्यादा भरोसा होगा ना, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। ये सब क्वेश्चन कहाँ कराया जाता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप देखिएगा, ठीक है? या जो रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, उनको पता होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा देश क्या है? एक लोकतांत्रिक व्यवस्था पे चलता है और लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो 4 स्तंभ होते हैं, जुडिशरी, फिर होता है एक होता है विधायिका, ठीक है? लेजिस्लेटिव बोलते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, तो कार्यपालिका बोलते हैं और एक होता है हमारा मीडिया, ठीक है? तो ये 4 स्तंभ मजबूत होते हैं। कोई भी स्तंभ अगर कमज़ोर हुआ, तो हमारा लोकतंत्र जो है ना, खतरे में पड़ जाएगा। अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने देखा न्यायपालिका के एक जज हैं, दिल्ली के जस्टिस वर्मा, उन पे जो है ना कदाचार, भ्रष्टाचार और बहुत सारे पैसे जो है ना कैश मिला उसके उनके यहाँ। तो उनको जो है अब हटाने का प्रक्रिया चल रहा है। उनको क्या किया जाएगा? महाभियोग के माध्यम से उनको हटाया जाएगा। ठीक है? तो अभी राजनीतिक दलों में बातचीत चल रहा है। खैर वो तो दूसरा मुद्दा है। पहला मुद्दा क्या है? यहाँ पे जो हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनका नाम क्या है? इनका नाम है बी.आर. गवई। ये फैक्ट को याद रखिए। इन्होंने इस समस्या को माना है कि हाँ, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में कदाचार है, ठीक है? उन्होंने खुद इसको क्या किया है? माना है। और आपको बता दें, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार या कदाचार है, तो इसको कम करने के लिए पता है उन्होंने क्या बोला है? अगर जब हम रिटायर करेंगे ना, तो किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट को या सरकारी पद को नहीं अपनाएँगे या हम कभी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इन्होंने संकल्प दिया है, क्योंकि न्यायपालिका में भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि न्यायपालिका क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। हमारे जो संविधान है, संविधान को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम दिया गया है। आपको बता दें, कोई भी कानून जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनाती है, कहीं हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेट तो नहीं करती है, उसका रिव्यू करने का पावर दिया गया है। मान लीजिए कोई ऐसा काम जो एग्जीक्यूटिव का है, लेजिस्लेटिव का है, लेकिन कर नहीं रहा है, तो वहाँ पे जो है ना जुडिशियल एक्टिविस्ट के तौर पे हमारी न्यायपालिका काम करती है। तो न्यायपालिका का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है हमारे लोकतंत्र के लिए, ठीक है? हर एंगल से आप ध्यान रखिएगा। अभी आप देखोगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे। अभी कुछ न्यायाधीश सुर्खियों बटोरने के लिए अगर आप देखोगे ना, तो न्यायपालिका में क्या-क्या प्रॉब्लम है। तो कुछ जज ऐसे होते हैं ना, जो सुर्खियाँ बटोरने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा न्याय सक्रियता करने लगते हैं। हर मामले में दखल देने लगेंगे। ये सही नहीं है। तो देख लीजिए, जो कॉलेजियम प्रणाली है, वहाँ पर देखोगे तो भाई-भतीजावाद, अंकल कल्चर, वहाँ पर देखिएगा भ्रष्टाचार, पक्षपात, स्वार्थ की पूर्ति, ये सब जो है वहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखोगे न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होता है ना, उसमें भी पक्षपात देखने को मिलता है। ये सब समस्या है हमारे न्यायपालिका में। तो यहाँ पे क्या करना है? कम करना है। और यहाँ पर आप देख लो कि हमारा न्यायपालिका जो है ना, राजनीतिक लोभ या दबाव में भी आकर काम करता है। वो सही नहीं है। और ये हमारे प्रधान जो न्यायाधीश हैं, सीजेआई, उन्होंने इस चीज़ को माना है। ठीक है? चलिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। और देख लीजिए यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? इसका क्या इम्पैक्ट है समाज पे, स्पेशली महिलाओं पे? उसका वर्णन करें। पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन ये हो गया, प्लास्टिक प्रदूषण क्या है? इससे निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया है? और प्लास्टिक पॉल्यूशन का जो हमारे इकोसिस्टम है, उस पे क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो आपको बता दें, इस टॉपिक में महिलाओं पे फोकस किया गया है कि महिलाएँ जो है ना प्लास्टिक पॉल्यूशन से ज़्यादा प्रभावित है, नकारात्मक रूप से। तो हम लोग बात करेंगे कि जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, वो तो हमारे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को प्रभावित कर ही रहा है। साथ ही हमारे समाज को प्रभावित कर रहा है, स्पेशली महिलाओं को। क्यों कर रहा है? क्योंकि आप देखोगे, महिलाएँ जो है ना प्लास्टिक के संपर्क में ज़्यादा रहती है। ये जो रिसाइक्लिंग के लिए यहाँ पे जो प्लास्टिक का क्या किया जा रहा है, पुनर्चक्रण किया जा रहा है। और महिलाओं का कंडीशन देखिए, क्या इनको कुछ इक्विपमेंट पहनी हुई है? क्या इनको स्वास्थ्य माहौल दिया गया है? क्या इनके लिए कोई नीतियाँ बनाई गई है? इनकी सुरक्षा का ध्यान रखा गया है? नहीं रखा गया है। सबसे ज़्यादा पीड़ित कौन है? महिलाएँ हैं। और ये पूरा का पूरा आर्टिकल इसी पे इंडिकेट किया गया है। अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि महिलाएँ आमतौर पर पारंपरिक रूप से घर की सफाई या खाना पकाने को लेकर या बच्चे की देखभाल को लेकर ज़िम्मेदारियाँ सँभालती है, ये सभी जानते हैं। और यहाँ पे अगर देखिए ना, तो प्लास्टिक पैकिंग जो खाद्य पदार्थ होता है, जो सस्ते, जो कॉस्मेटिक जो प्रोडक्ट होते हैं, जो कीटनाशक होता है, घरेलू सफाई में जो
प्लास्टिक होता है, उसके संपर्क में रहती है क्योंकि प्लास्टिक बनता है केमिकल प्रोडक्ट से बनता है। केमिकल जो जो हानिकारक जो केमिकल होते हैं ना, उसके प्रोडक्ट से बनता है और वो हमारे स्वास्थ्य को महिलाएँ उसके संपर्क में ज़्यादा रहती है, तो महिलाओं को स्किन से संबंधित समस्याएँ, मानसिक रूप से संबंधित, फिर यहाँ पे आप देखोगे प्रोडक्टिविटी को लेकर यहाँ पे, ठीक है? बहुत सारी यहाँ पे समस्याएँ देखने को मिलता है। यहाँ पे बिस्फेनॉल ए आपको देखने को मिल रहा है। ये बिस्फेनॉल ए जो है ना, फिनॉल ए, इसका इस्तेमाल प्लास्टिक में किया जाता है, ये बहुत खतरनाक केमिकल होता है, तो ध्यान रखेंगे। यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया है। और यहाँ पे क्या बात करें, देख लीजिए। त्वचा रोग होगा, सांस संबंधी बीमारी, प्रजनन संबंधी बीमारी, स्वास्थ्य समस्याएँ, यहाँ तक कि कैंसर होने की संभावना क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो नीतियाँ बनता है ना प्लास्टिक को कम करने को लेकर या प्रबंधन को लेकर, तो वहाँ पे महिलाओं को दृष्टिकोण को यहाँ पे क्या किया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है? महिलाओं के यहाँ पर देखिए यहाँ पे देश में पर्यावरण जो नीति बनता है, या कचरा प्रबंधन योजनाएँ, अक्सर जो है तकनीक आधारित या नगरीय समाधान केंद्रित होता है। तो यह ज़रूरी है कि योजनाओं में महिलाओं की भूमिका और उनके श्रम की असंगठित प्रकृति और उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रमुखता देना चाहिए, जो कि इसमें शामिल नहीं किया जाता। यहाँ पर देख लीजिए, प्लास्टिक प्रदूषण लैंगिक रूप से एक पक्षपाती संकट बन चुका है। मतलब महिलाओं पे ज़्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और महिलाओं को ही फोकस नहीं किया जा रहा है नीतियों बनाने में। क्योंकि आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। मतलब इनकी नीतियाँ और संविधान में अक्सर महिलाओं की जो अनुभव है और आवश्यकताएँ हैं, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता, जो कि सही नहीं है। तो आगे क्या करना चाहिए हमें? जो कॉर्पोरेट क्षेत्र है ना, उनको अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकारनी होगी और जो उत्पाद होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसके पैकेजिंग, वितरण या उपभोग की जो प्रणाली होती है ना, उसमें पर्यावरण और सामाजिक दृष्टिकोण को क्या करना होगा? टिकाऊ बनाना होगा। सरकार क्या करेगा? सरकार को अपने कचरा प्रबंधन तंत्र को लैंगिक संवेदनशीलता के साथ पुनर्गठित करना होगा, मतलब महिलाओं को शामिल करना होगा नीतियों बनाने में। स्कूल लेवल पे क्या करेंगे? क्रम है, जो हमारे पाठ्यक्रम है और सामुदायिक कार्यक्रम के माध्यम से जागरूकता फैलाएँगे। तो अगर हम इस तरह के कदम उठाते हैं ना, तो प्लास्टिक पॉल्यूशन को क्या करेंगे? कम करके महिलाओं पे जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है, उसको कम किया जा सकता है, क्योंकि आज की ज़रूरत है। तो अपना फीडबैक दीजिएगा कैसा लग रहा है आपको? अब यहाँ से देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी साइंस टेक का जो मेंस होता है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। बोलता है कि भारत जो है ना डिजिटलकरण की ओर बढ़ रहा है, तो क्या चुनौती उभर कर आ रही है? इस समाधान के लिए क्या राह हो सकते हैं? विश्लेषण करें। एक क्वेश्चन ये हो गया। अभी आपने देखा होगा कि भारत तकनीक और डिजिटल क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में उभर कर आ रहा है। लेकिन साथ में कुछ चिंताएँ हैं, उस चिंताओं के बारे में बताएँ। और ये इस चिंताओं को दूर कैसे किया जा सकता है, उसके उपाय के बारे में बताएँ। तो क्वेश्चन ऐसे जो है फ्रेम करेगा और आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इस आर्टिकल जो लिखल है ना, साइबर सुरक्षा, कुल मिलाकर हमारा जो भारत है ना, वो तकनीक के क्षेत्र में और डिजिटल के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ रहा है, ठीक है? और इस तकनीक और साइबर का यूज़ कहाँ-कहाँ कर रहे हैं हम लोग? मतलब जो तकनीक है, टेक्नोलॉजी है और डिजिटल जो प्लेटफ़ॉर्म है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ कर रहे हैं? एजुकेशन में। इसका यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं? हेल्थ सिस्टम में। इसका यूज़ बैंकिंग सेवाओं में। गवर्नेंस में, है ना? और व्यापार में मतलब बिज़नेस बिज़नेस में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो किस क्षेत्रों में तकनीक का यूज़ कर रहे हैं? सभी क्षेत्रों पे। तो क्या-क्या चुनौती देखने को मिल रहा है? चैलेंजिंग की अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो साइबर जो फ्रॉड है, साइबर फ्रॉड, ठीक है? उसके बाद क्या हो गया? डेटा प्राइवेसी डेटा प्राइवेसी। उसके बाद क्या हो गया? ऑनलाइन जो है ना फ्रॉड, ये सब समस्याएँ देखने को मिल रहा है। तो इन समस्याओं को दूर कैसे करेंगे? जो हमारी आधारभूत संरचना है, साइबर ढाँचा को लेकर। साइबर ढाँचा को लेकर जो हमारी आधारभूत क्या है, ढाँचा है, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है। उसको सुरक्षित करने की ज़रूरत है और उसको आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। अगर आप देखोगे हमारे देश में लगभग 115 करोड़ लोग मोबाइल यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। इससे क्या हो जाता है कि महिलाओं माफ़ कीजिएगा नागरिकों पर जो हमारे लोग हैं, तो साइबर हमलों की संभावना है ना, वो बढ़ जाता है। और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो बहुत कमज़ोर है। अगर आप देखोगे ना, हर मिनट में, हर सेकंड में टेक्नोलॉजी क्या होता है, अपडेट हो रहा है या अपग्रेड हो रहा है। लेकिन हमारा जो आधारभूत संरचना है, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। और हमारे युवाओं का क्या भूमिका हो सकता है? देखिए, अगर आप देखोगे जैसे-जैसे हमारा जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल होते जाएगा, तो साइबर संबंधी समस्याएँ भी आएगा। तो उसको निपटान करने के लिए हमें नए स्किल वाले
जो है ना युवा की ज़रूरत होगा, जिनको साइबर से जुड़ा हुआ जानकारी पता हो। साइबर जो अपराध है उसको कैसे रोका जाए, उससे संबंधित जानकारी वाले हमें क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए, ठीक है? ऐसे में क्या करेंगे? हम अपने युवाओं को स्किल करेंगे। अपने स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह के एजुकेशन का जो क्या करेंगे एक विकल्प रखेंगे। जो लोग भी इन तमाम क्षेत्रों में दिलचस्पी दिखाते हैं, उनको यहाँ पे स्किल किया जाएगा, ठीक है? अगर आप देखोगे ना भविष्य में युवाओं का जो माँग है वो नेटवर्क सुरक्षा इंजीनियरिंग के तौर पे माँग होगा, साइबर सुरक्षा एनालिस्ट के तौर पे, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट के रूप में, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर डेवलपर के रूप में, फिर सूचना अधिकारी के रूप में, सुरक्षा प्रशासनिक साइबर वकील के रूप में, ये तमाम जो है ना आने वाले दिनों में क्या होगा, इन तरह के कोर्सों को चलाया जाएगा। अब देख लीजिए आज के दौर में, अभी आपने देखा ना हमारा जो जीडीपी है, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर्विस सेक्टर का, ठीक है? और सर्विस सेक्टर में क्या होते हैं? जो आपके बैंकिंग हो गया, फिर यहाँ पे जितना सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का काम होता है, सारे आपको सर्विस सेक्टर में आता है। तो यहाँ पे मानसिक तनाव देखने को मिल रहा है युवाओं में। जो हमारी यूथ है, उनको क्या समस्या झेलने को मिल रहा है? क्या झेल रहे हैं समस्या? मानसिक तनाव, ठीक है? तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है? आप लोग भी पढ़ाई करते होंगे ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है? तो आप लोग को भी कभी-कभी यहाँ पे इस तरह की जो है टेंशन हमें भी होता है, सभी को हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना भावनात्मक परामर्श की ज़रूरत है। कुल मिलाकर अभी आप देखोगे तो मानसिक प्रॉब्लम हो रहा है, ये तनाव हो रहा है, टेंशन हो रहा है ना, उन लोग काउंसलर से मिलना ही नहीं चाहते, ठीक है? उनमें डर है कि कहीं उनको पागल डिक्लेयर ना कर दें। जैसे देश भर में युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएँ तेज़ी से बढ़ रही है, ठीक है? विशेषज्ञ का कहना है कि तनाव जो है ना, चिंता, अकेलापन और आत्म संयम जैसी भावनात्मक चुनौतियों युवाओं के अंदर तोड़ रही है। तो इसके पीछे कारण क्या है? एक तो करियर का टेंशन है लोगों को, एजुकेशन को लेकर टेंशन है। कि हमें टॉप करना है, हमें इस रैंक को प्राप्त करना है, हमें यहाँ एडमिशन लेना है। करियर को लेकर अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ाई करेंगे तो हमारे भविष्य खराब हो जाएगा। इस तरह की जो सोच है ना, तो युवाओं को क्या कर रहा है, मानसिक रूप से कमज़ोर कर रहा है। सोशल मीडिया का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो कंटेंट अभी आप देखने को मिल रहा है ना, काफ़ी ऑफ़ेंसिव है, काफ़ी वहाँ पे जो है ना क्या बोलते हैं उसको, मन को जो है डिस्टर्बेंस करने वाला कंटेंट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से चीज़ों से हमें निपटना होगा। आप अच्छे काउंसलिंग करवाएँ, आप मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है? नॉर्मली आपको फिज़िकल एक्टिविटी करना है। क्या आपको हो सके ना, कम से कम 15 से 20 मिनट डेली जो है ना, फिज़िकल एक्टिविटी करना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप पैदल ही चल लो आधे घंटे, ठीक है? अगर समय मिलता है तो आप जिम ही जॉइन कर लो। अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, तो घर में ही आप एक्सरसाइज़ आधे घंटे करो, फिज़िकल एक्टिविटी, है ना? घर का साफ-सफाई हो गया, घर का ये वो करोगे ना, तो मानसिक क्या होता है, स्वास्थ्य जो तनाव है ना, वो कम हो जाता है। और आज के दौर में जब हमारा जैसे-जैसे देश स्तर और बढ़ेगा ना, इस तरह की समस्याएँ देखने को मिलेगा यूथ में, और ये नहीं होना चाहिए। और दूसरों से तुलना ना करें। कि वो आगे चला गया, वो पीछे चला गया, ठीक है, वो चला गया। आप ही अपनी जगह बेस्ट है। आप अपने पे काम करो, ओके? तो यहाँ पे यही चीज़ के बारे में लिखा गया है। ये इम्पोर्टेंट होता है, कभी-कभी जो है ना एग्ज़ाम से ज़्यादा हमें नॉलेज भी रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस तरह से इस टॉपिक को हमने लिया। अब देख लीजिए हमारे जो है ना, ये मंत्री हैं, ये पूरा का पूरा आर्टिकल जो है ना डब्ल्यूटीओ पे लिखा हुआ है। अभी न्यूज़ में 2 कारणों से है। अभी आपने देखा था ट्रेड वार, है ना? तो अमेरिका ने जो शुल्क है उसको बढ़ा दिया, तो ट्रेड वार यहाँ पे चला देखने को मिला। चाइना भी बढ़ाया। तो डब्ल्यूटीओ की भूमिका पे सवाल उठने लगा, है ना? डब्ल्यूटीओ का काम क्या होता है? डब्ल्यूटीओ का काम होता है, क्या सुनिश्चित करना कि जो व्यापार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो नियम आधारित चले और सुचारू तरीके से चले, ये इसका काम होता है डब्ल्यूटीओ का। तो भारत ने डब्ल्यूटीओ में 4 से 5 मुद्दे उठाए हैं कि जो गैर शुल्क जो बाधा होता है ना, गैर शुल्क मतलब जो शुल्क लगाते हैं, वो तो हो गया शुल्क वाला, ठीक है? गैर शुल्क करने का मतलब जो नियम कायदे, तो चेक करने का जो तरीका होता है, ठीक है? उसको बोलते हैं गैर शुल्क बाधा। तो भारत ने बोला है कि जो गैर शुल्क बाधा होता है, उसको कम किया जाए। फिर यहाँ पर बात किया गया है कि जो डब्ल्यूटीओ में जो विवाद निपटान प्रणाली है, उसको मजबूत किया जाए। इसके बाद बोला गया है कि जो गैर बाज़ार अर्थव्यवस्था, जहाँ हम देख रहे हैं ना, गैर बाज़ार अर्थव्यवस्था, इसका मतलब क्या हो गया कि कुछ देश, ठीक है, कुछ देश ऐसे होते हैं ना कि
जैसे विकासशील देश हो गया या अविकसित देश, उनको बाज़ार एक्सेस देना नहीं चाहते। तो वहाँ पे बहुत सारे नियम कायदे लगा देते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी सही नहीं है, आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है विश्व स्तरीय मानक को पूरा नहीं करता है। तो इस तरह की जो है ना, गैर बाज़ार अर्थव्यवस्था देखने को मिलता है, जो कि सही नहीं है। इसी पे सुधार करने के लिए हमारे मंत्री ने यहाँ पे आवाज़ उठाया, ओके? और यहाँ पे कुछ खास बात, डब्ल्यूटीओ के प्रमुख का नाम याद रखिएगा, कभी-कभी पूछ लेता है, बीपीएससी में तो पूछा भी गया है। डब्ल्यूटीओ के प्रमुख का नाम क्या है? नागोजी ओकोंजो, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर एफडीआई को लेकर बात किया गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी कुछ दिन से जो है ना मतलब देखने को चल रहा था कि जो हमारे सीमावर्ती जो देश हैं, अपना प्यारा भारत हो गया, माफ़ कीजिएगा अच्छे से मैप नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन इंडिकेट कर दे रहे हैं, पूरा भारत का एरिया को, या अपना जम्मू कश्मीर। तो जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, नेपाल, भूटान हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार, है ना? तो जितने भी हमारे जो कंट्री हैं, देखिए नेपाल, भूटान, म्यांमार, अफ़गानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो जो ज़मीन के साथ साझा करता है, जो भी देश भारत के साथ, तो वहाँ पे एफडीआई अगर कोई देश करना चाहता है, तो वो सरकार से परमिशन लेगा, याद रखिएगा। एफडीआई के मामले में ये जो हमारे जो सीमावर्ती देश है ना, यहाँ पर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, तो सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट है। कुछ दिनों से खबरों में चल रहा था कि भारत ने जो है ना, चाइना से जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए नीतियों में चेंज किया है, एफडीआई की नीतियों में चेंज किया गया है। तो भारत ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि ऐसा कोई भी नीति में बदलाव नहीं किया गया है। ये देखिए यहाँ पे एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, और अभी चल रहा था आईएमएफ कुछ दिन पहले चल रहा था ना आईएमएफ न्यूज़ में, क्योंकि ये पाकिस्तान को क्या किया, आर्थिक सहायता प्रदान किया, और भारत ने आपत्ति जताया कि आईएमएफ ने जो पाकिस्तान को जो फंड दिया, और इस फंड का पाकिस्तान जो है ना, आतंकवाद और सैन्य सुरक्षा में काम करता है, उस पे खर्च करता है, और जो सीमा पार या जो बॉर्डर क्रॉसिंग जो आतंकवाद होता है ना, उसको बढ़ावा देता है। भारत ने इस पे आपत्ति जताया और यहाँ पे विरोध दर्ज करवाया। आईएमएफ से भी भारत ने कभी लोन लिया था 1991 में, याद है ना? एलपीजी रिफॉर्म, तो भारत के साथ बहुत कड़ा शर्त रखा था। भारत के पास जितना गोल्ड था ना, सबको रिज़र्व रखना पड़ गया था। भारत को अपनी नीतियों में चेंज करना पड़ा था। तब जाके आईएमएफ जो है ना, भारत को क्या दिया था, लोन दिया था, और पाकिस्तान को तुरंत में दे दिया, बिना कोई नियम लगाए हुए, आसान शर्तों में दे दिया। ठीक है? तो ये दोहरा नीति को लेकर भी भारत ने आईएमएफ पे जो है ना प्रश्न किए हैं, और उसपे सुधार करने की बात किया गया है, ठीक है? लेकिन बात करें यहाँ पे एडीबी के बारे में। एडीबी 1966 में बना था, और भारत इसका जो है ना फाउंडर मेंबर रह चुका है। भारत ने यहाँ पर भी आपत्ति जताया कि एडीबी जो है ना, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वो पाकिस्तान को आर्थिक सहायता दे रहा है। तो भारत ने बोला कि आप देख लीजिए पाकिस्तान का जीडीपी, उसमें जो टैक्स कलेक्शन है ना, पहले 13% हुआ करता था, वो घटकर 9.2% हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो ही नहीं रहा है। जो पैसा मिल रहा है, वो सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है, आतंकवादी को प्रमोट कर रहा है। इस तरह के एक्टिविटी देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो भारत ने इसका इसका जो है ना प्रूफ कैसे दिया कि आप देखो जीडीपी में जो टैक्स कलेक्शन है, देखिए कर संग्रह जीडीपी इसको बोलते हैं। पहले 13% हुआ करता था 2023-24 में। अब देखो 9.2 पे आ गया। फिर यहाँ पर देखोगे एशिया प्रशांत क्षेत्र जो मतलब जो रक्षा क्षेत्र है पाकिस्तान का, उसके खर्च में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ये प्रॉब्लम जो है ना, पाकिस्तान जो है, सिर्फ़ भारत की प्रॉब्लम नहीं करेगा। ये जो क्षेत्रीय जो सुरक्षा है ना, उसको बाधित करेगा, क्योंकि आतंकवाद जो है ना, किसी एक देश पे टारगेट नहीं करेगा। आतंकवाद जो है ना, सब जगह टारगेट करेगा। इसलिए आतंकवाद को फैलने नहीं देना है, और भारत का जो कोशिश है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। ओके? देखिए, यहाँ पे भारत ने अपना विरोध जताया कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने में इसकी नीति ने क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिति को और खराब कर दिया है। कि पाकिस्तान का काम जो है ना, खाली आतंकवादी को पालना-पोसना, तो इसका इंडस्ट्री समझिए पाकिस्तान में। यहाँ पर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्था है, और भारत इसका अध्यक्षता करेगा, पहली बार, और ये बेल्जियम में है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएँगे। ये क्या है? ये देखिए, 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो काज़ीरंगा नेशनल पार्क है, वहाँ पे अवैध खनन नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, ठीक है? 1980 में जो बना था वन संरक्षण अधिनियम बना था ना?
उसके तहत एक बोर्ड बना है, ये देखिए, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, है ना? इसने भी कहा था कि इस तरह की एक्टिविटी नहीं होना चाहिए। और आपको बता दें, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड है ना, उसके अध्यक्ष पता है कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, स्टेट पीसीएस में, याद रखिएगा। नेशनल जो वाइल्ड लाइफ जो बोर्ड होता है ना, उसके अध्यक्ष होते हैं पीएम। और ये किसके तहत बना गया है? तो वन संरक्षण अधिनियम 1988 के तहत बना गया है। आने वाले एग्ज़ाम के लिए वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। काज़ीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में है। और एक पारकू पहाड़ है, आपसे पूछेगा कि पारकू पहाड़ खबरों में रहा था, कहाँ पे है? असम में। फिर आप यहाँ पर देखिए ये वाला आंगलोंग पहाड़ी कहाँ पे है? कार्बी आंगलोंग पहाड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है वनडे एग्ज़ाम में, ठीक है? तो ये है असम में, फैक्ट को भी आप याद रखेंगे, ओके? चलिए, और आपको ये भी बता दें, यूनेस्को जो है ना, जो विश्व धरोहर जो लिस्ट है यूनेस्को का, उसमें काज़ीरंगा शामिल है। और वो पता नहीं क्यों फेमस है? एक सींग गैंडा के लिए। एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है यहाँ पे, पूरे विश्व का 65% आबादी है। तो ये मैप है, कुछ दिनों से चल रहा था और अभी कंटिन्यू चलेगा क्योंकि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, तो नेबर कंट्री पूछ लेता है। बेलारूस टच करता है, पोलैंड टच करता है, स्लोवाकिया टच करता है, रोमानिया टच करता है, मोल्डोवा करता है, ब्लैक सी देख लीजिएगा, अजोब अजोब देख लीजिएगा, ठीक है? और ये सब जो है ना, यूक्रेन का एरिया है विवादित वाला। लाइमन हो गया, फिर आपका हो गया पोपसाना हो गया, फिर मारीपोल हो गया, ध्यान रखिएगा। खार्किव हो गया, है ना? खार्किव, मारीपोला, लेमन। उसके बाद यहाँ पे इज़राइल और जो हमास के बीच में युद्ध चला था, तो गाज़ा यहाँ पर देख लीजिए, वेस्ट बैंक देख लीजिए। और इज़राइल के साथ कौन-कौन सा देश सीमा साझा करता है? इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान। यहाँ पे मेडिटेरियन सी भी है। मेडिटेरियन सी से कौन-कौन सा देश साझा करता है? इजिप्ट, इज़राइल और लेबनान। ऐसी चीज़ों को याद रखना है। अभी इंडिया पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चला। पाकिस्तान को लेकर क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अफ़गानिस्तान को लेकर पूछा गया है क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा गया है, एपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया है और भी वनडे एग्ज़ाम में पूछा गया है। पाकिस्तान कौन-कौन देश के साथ सीमा साझा करता है? माफ़ कीजिएगा, अफ़गानिस्तान, ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ 2 हो गया, भारत के साथ, चाइना के साथ, तजाकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तान के साथ और उज़्बेकिस्तान के साथ। ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया। उसके बाद गोल्डन क्रेसेंट, गोल्डन ट्रायंगल, आप न्यूज़ में जो शब्द चलता है वो क्या है? अफ़ीम वाला क्षेत्र है। गोल्डन ट्रायंगल में वियतनाम आता है, लाओस आता है, बर्मा आता है, थाईलैंड आता है। गोल्डन क्रेसेंट में कौन-सा आता है? पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान न्यूज़ में चल रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। पाकिस्तान न्यूज़ में चल रहा है, पूछा जाएगा। ईरान न्यूज़ में चल रहा है, पूछा जाएगा। ठीक है? और अभी बस, ठीक है? ध्यान रखेंगे। ये कोल माइन वाला एरिया है भारत का, क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे झारखंड में देखेंगे, बोकारो झरिया देखने को मिलेगा, कोरबा आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा, रानीगंज वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है? ये हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे पहाड़ को लेकर। साउथ वाला जो पहाड़ है उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला यहाँ पे देखिए नीलगिरी, उसके बाद आता है टोटाबेटा, उसके बाद आता है आपका अनाईमुड्डी, उसके बाद आता है कार्डेमम हिल्स, ओके? उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए पोर्ट, ये वेस्टर्न पोर्ट है, ये ईस्टर्न पोर्ट है। कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मर्मुगांव, न्यू मैंगलोर, कोची। ईस्ट में देख लीजिए कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, किन्नौर, चेन्नई, तूतीकोरिन। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहाड़ को ध्यान रखिएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, ऐसा क्वेश्चन पूछता है नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए। सबसे पहले काराकोरम, और अभी आपने देखा ना, जो कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगाम, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछना तय हो गया है। तो काराकोरम पूछ लेगा, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। इंडस रिवर न्यूज़ में आ गया ना, 1960 वाला समझौता। तो इसके जो ट्रिब्यूटरी है, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलज, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर आप देखोगे, अभी जो पंजाब हरियाणा क्षेत्र में, अब देख रहे हो ना, बहुत सारे स्पाई लोग पकड़ा आ रहा है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ गया है। यहाँ पर देख लीजिए, अरावली, सतपुरा, अजंता, सतमाला, बस इतना याद रखिएगा, सब याद नहीं रखना है। अगर 2-3 भी याद रहता है ना, तो आप क्वेश्चन वहाँ पे बना लोगे। अरावली के नीचे आता है सतपुरा, फिर अजंता आता है, फिर सतमाला आता है। नॉर्थ ईस्ट वाला देख लीजिए यहाँ पे, काफला हिल्स, वेरी हिल्स, गारो, खासी जयंतिया, नागा हिल्स, पटकाई बूम, ये मिज़ो हिल्स,
उसके बाद नॉर्थ ईस्ट अभी न्यूज़ में चल रहा है। असम के साथ कौन-कौन सा सीमा साझा करता है? अभी देखा ना हम लोग काज़ीरंगा वाला, तो न्यूज़ में आ गया। तो देख लीजिएगा, मणिपुर देख लीजिए, नागालैंड, मिज़ोरम और असम सीमा साझा करता है ना, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये तमाम चीज़ हमने डिस्कस किया। अब आपको बताइए कैसा लगा? अपना फीडबैक देना ना भूलें और आइए थोड़ा-सा कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हम लोग जो है ना एक पेड कोर्स चला रहे हैं। उसका दाम पता कितना रखे हैं हम लोग फी? 499। बहुत लोग पूछ रहे थे वाले फी को जो है ना ज़्यादा रखा गया था, लेकिन यहाँ पर जब हम लोगों से बात किया, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं और हम लोग भी कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, इसलिए इस दर्द को हम लोग समझते हैं। क्योंकि स्टूडेंट के पास ये पढ़ने के अलावा बहुत कुछ करना होता है। तो 499 रखा गया है और आपको डेमो पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे सेंड किया गया है और उसमें जो है ना लगभग 100 से 150 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाया जाएगा। इसमें आपका पीवाईक्यू होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपीएससी के भी क्वेश्चन कराए जाएँगे, मेंस वाला, बिहार के तो करवाए ही जाएँगे और जो वर्तमान पैटर्न है इसका, पूछने का जो तरीका है, कैसे पूछ रहा है, वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि किसी भी क्वेश्चन को टैकल कैसे करें, कैसे लिखना है, इंट्रो क्या होना चाहिए, बॉडी पार्ट क्या होना चाहिए, कंक्लूजन क्या होना चाहिए। अगर आपको सब कुछ नहीं आता है, फिर भी आपको आंसर कैसे लिखना है, वो भी बता दिया जाएगा। और ये किन वर्गों को फ़ायदा होगा? जो वन डे एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिनको आइडिया नहीं होता है कि मेंस कैसे लिखा जाता है। जो कामकाजी लोग हैं, जो अभी जॉब कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बीपीएससी के टीचर बन चुके हैं, लेकिन वो लोग बीपीएससी बनाना चाहते हैं। तो उनके लिए फ़ायदेमंद होगा ये, क्योंकि उनको बहुत कम समय में लिमिटेड रिसोर्स दिया जाएगा और उसी चीज़ को बार-बार पढ़ेंगे ना, तो अच्छे से परफ़ॉर्म करके आएँगे एग्ज़ाम में, ठीक है? और बाकी टू द पॉइंट यहाँ पे नोट्स दिया जाएगा, तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, कॉल कर सकते हैं। मैंने नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे। नंबर को अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर लिख देता फिर से नंबर को 9430357042 ठीक है? ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप यहाँ पर बात करके 499 में ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं। ओके? बहुत ही नॉमिनल फी रखा गया है, ताकि सभी लोग जुड़ सकते हैं यहाँ पे। धन्यवाद।